इस वक्त मौजूद हूँ एक नई बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, राना अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इनसे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा सर मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे मसले नज़र आ रहे हैं और बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट जा रही हैं, और इन्होंने मुझसे कहा कि सना आप जो भी सवाल करना चाहती हैं मुझसे करें। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, पहली बात कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वाले हमेशा रोते क्यों रहते हैं कि ये हम लोग, मतलब हमारी सुनवाई नहीं है, हमें गवर्नमेंट पूछती नहीं है, हमेशा यही सुनने में क्यों मिलता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सवाल आपने अभी पूछा, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो हम गवर्नमेंट लेवल पे ले लें, वो हम भले एक जनरल पब्लिक के लेवल पे ले लें, भले आप पुरानी अगर आप बहुत सारी आपके पास हेयरिंग्स आती हैं कोर्ट्स की, तो एक चीज़ सामने आती है और ये समझा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ये खुदा न खास्ता कोई खून चूसने वाला सेक्टर है। ये खुदा न खास्ता कोई इसके लिए माजरत के साथ माफिया तक के अल्फाज यूज़ किए गए जो हमें हमेशा बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। बात यह है कि अगर हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम ही वाहिद रास्ता है जो मुल्क को आगे लेकर बढ़ सकता है। हमारी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी आबादी को अच्छे तरीके से केटर करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइवेट सेक्टर भी अपना हिस्सा जो है वो मुल्क की तरक्की में डालता है और वो आगे लेकर चीज़ों को बढ़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ हम भी वही काम कर रहे हैं और वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और हम बच्चों के फ्यूचर को सेफ और ब्राइटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं को स्कूल कॉलेज खुलता है तो गवर्नमेंट फौरी तौर पे कहती है जिसको कमर्शलाइज कराएं। अब उसकी कमर्शलाइजेशन और एक आम बिजनेस की कमर्शलाइजेशन को भी एट पार लिया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं तो वो भी हमसे वही लिए जाते हैं जो कमर्शियल लेवल पे लिए जाते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी बातें। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। वो जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हो। चंद एक स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत हाई फी ले रहे हैं, और उन चंद एक स्कूल्स की वजह से अगर आप सब के सब लोगों को ये समझते हैं कि ये बहुत भारी फीसें ले रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हमारे एग्जाम्पल में हमारे सामने मौजूद हैं जो 2-2.5 हज़ार रुपये महीना में पढ़ाते हैं। इसी तरह ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 3-3.5 हज़ार रुपया महाना पे पढ़ाते हैं। तो आज के दौर में अगर 3-3.5 हज़ार महाना पे एयर कंडीशन क्लासरूम्स के अंदर बेहतरीन असातिज़ा के साथ, बेहतरीन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ अगर कोई इदारा पढ़ा रहा है, तो मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो गवर्नमेंट के हवाले से हमेशा प्राइवेट सेक्टर इसीलिए रोता है कि गवर्नमेंट सेक्टर सपोर्ट नहीं दे रहा। आज तक जब भी कोई पैकेज आते हैं तो कभी वो पैकेज टेक्सटाइल के लिए आता है, कभी वो पैकेज जो है वो किसानों के लिए आता है, तो कभी कोई पैकेज जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं आता। तो ये मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का रोना बिल्कुल ठीक है, वजह है ये। बिल्कुल। और सर, अब लास्ट भी जब कोविड-19 के सिनेरियो में जो मीटिंग्स हुई थी उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत ज़्यादा पीछे बैकअप में डाला गया, बहुत से इंस्टीट्यूट्स बंद भी हो गए हैं। अब आप क्या कहते हैं इस मामले में कि बहुत से जो इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, अब बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे दोबारा से एक नई शुरुआत कैसे होगी? देखिए, बच्चे कहाँ जाएंगे इससे भी बड़ा सवाल है। बच्चे तो किसी न किसी इदारे में चले जाएंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक एरिया में 100 स्कूल्स काम कर रहे थे या 10 कॉलेजेस काम कर रहे थे, उन 100 स्कूल्स में से अगर 6-7-8 बंद हो गए हैं अपने फाइनेंशियल सारे उस प्रेशर की वजह से, तो वो बच्चे तो किसी न किसी स्कूल में मूव कर जाएंगे, वो बच्चे किसी न किसी कॉलेज में भी मूव कर जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो जिन लोगों ने साल हर साल से मेहनत की, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा के उन्होंने एक सेटअप को स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने उनको क्या हेल्प किया? जब ये स्टार्ट हुआ तो बड़ा सुनने में आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया अब ये बड़े जनाब विदाउट इंटरेस्ट जो है वो लोन्स मिलेंगे, रेंटल्स में हेल्प मिलेगा। कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो वो इदारे कैसे 6-8 महीने बगैर पैसे लिए चल सकते हैं? गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि जी 20% रिड्यूस कर दें, लेकिन आप बच्चों से घरों से जाके ज़बरदस्ती फ़ी तो नहीं ले सकते। और ये ऐसा काम तो है नहीं कि आपको जब 4 महीने 3 महीने का गैप आया तो आपने टीचर्स को घर भेज दिया, आपने अपने बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को कहा मैंने 3 महीने किराया नहीं दे रहा क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। तो ऐसा तो नहीं है। तो बच्चे तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए हैं,
लेकिन मैं जब ये सुनता हूँ उन स्कूल्स और उन कॉलेजेस के बारे में जो बंद हुए, तो फिर दुख होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल हम सुनने को ही हमें मिलता है सिर्फ कि गवर्नमेंट जो है वो माँ की तरह होती है, सरकार माँ की तरह होती है, तो वो माँ तो क्या, ये तो सास की तरह से भी ट्रीट नहीं हो रहा उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। तो उन इदारों के लिए मसला है, उन इदारों के हवाले से आज भी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ पॉलिसीज़ दी जाए, उनको इस्टेब्लिश किया जाए, उनको खड़ा किया जाए। वो इस सरकार का हिस्सा है, वो इस मुल्क कौम का हिस्सा है, वो इस मुल्क के शहरी हैं, और वो अगर कोई काम कर रहे हैं, हाँ उनके काम में कोई कमी है, तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ के चाहिए कि उनके काम को सुधारने में मदद करें, ना कि उनको बंद करने में मदद करें। तो ये इस वक्त चैलेंज है जो उन इदारों को फेस करना पड़ रहा है। और बहुत सारे न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर से हमें अल्टीमेटली निकलना पड़ रहा है। क्योंकि इस सिनेरियो में सबसे ज़्यादा टीचर्स डिस्टर्ब हुई हैं। स्टूडेंट्स तो चलो वो एक मतलब डिस्टर्बेंस आई ही है उनकी ज़िंदगियों में, मगर जो टीचर्स डिस्टर्ब हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स डिस्टर्ब हुए हैं, वो सब जो मतलब फेसबुक में सब चीज़ें देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे बड़ा वो होता है कि इस वक्त जब हमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनके साथ भी एज लगाएं, उन्होंने एज नहीं लगाया। और सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ही बेचारा मेरे ख्याल से ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि इतनी आबादी को कैसे हम गवर्नमेंट लेवल पे फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और पिछले दिनों भी एक इशू बना हुआ था, जो हैरेसमेंट के केसेस लड़कियों के और लड़कों के, इवन लड़कों के साथ भी आ रहे हैं। उस मामले में आप क्या मतलब क्या हम इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या खुद से क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? देखिए, अकेले इंस्टीट्यूट्स कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ना, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हमें देखना पड़ेगा, जिसको आज देखने की ज़रूरत है। इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ रहा है, वो चैलेंज क्या है कि जब हम अपने घर के अंदर होते हैं, मैं अक्सर इसके बारे में कहता हूँ माजरत के साथ कि हमारे घर का इस्लाम कुछ और है, हमारे टीवी का इस्लाम कुछ और है, हमारे यहाँ जो मूवीज़ बनती हैं वो कुछ और तरह से चल रही हैं। तो हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो बेचारी इतनी कंफ्यूज हो गई है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि ठीक है, जो मामा कहती हैं वो ठीक है जो करती हैं, या जो बाबा कहते हैं, जो टीचर कह रहा है, जो उसको नज़र आ रहा है, इसमें से ठीक है। हमने अपने माशरे के अंदर सफोकेशन पैदा कर ली है। जब तक आप लोगों को पॉजिटिव कुछ एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो इसीलिए कहते हैं ना कि फारिग बैठना एक शैतान का घर है। जब आप उनको कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, आपके ग्राउंड्स जो हैं वो बेआबाद हो गए, आपके जो क्लब्स थे, जो आपके इदारों के अंदर बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह एज एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्लब सोसाइटीज़ के अंदर जो है ख़ुद को इन्वॉल्व करें। हर स्टूडेंट के अंदर एक उसका शौक़ होता है, अगर वो शौक़ ही मर गया तो वो इंसान मर गया ना। जिसको अल्लाह पाक ने एक सलाहियत दे के इस मुल्क में भेजा, इस दुनिया में भेजा, वो अच्छा मुसव्विर बन सकता है, अच्छा शायर हो सकता है, अच्छा डिबेटर, कुछ भी हो सकता है। आप उसको एक्टिविटी ही नहीं दे रहे। अब आज आके उसके पास क्या बचा? मोबाइल। अच्छा, अब वो मोबाइल पे जो देख रहा है वो तो अब ग्लोबल विलेज बन गया ना, अब आप तो रोक ही नहीं सकते। तो आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा और इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको एक्टिविटीज़ देनी पड़ेंगी। जब तक आप इन तीनों एरियाज़ में, भले इंस्टीट्यूट हो भले घर हो, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मल एजुकेशन घर से शुरू होती है, फॉर्मल एजुकेशन इदारों में होती है। तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इन इश्यूज़ में से हम बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मामा कुछ और कह रही है, मोबाइल कुछ और कह रहा है, और मामा जो है वो उस मैटर पे अपनी बेटी से बात करने को तैयार ही नहीं है, शर्मो शर्म। वालिद अपने बेटे से उस पर बात करने को तैयार ही नहीं है, बहन भाई गाइड करने को तैयार ही नहीं है कि ये बात मैंने इनसे नहीं करनी। मतलब हमने इस कदर शर्म का लबादा ओढ़ लिया कि जो ठीक बात भी समझाने की ज़रूरत थी, हम उससे भी परे हो गए। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये फैसला करना पड़ेगा। अब आप देखें, हमारे अगेन माजरत के साथ हमारे मुल्क का नाम ही बड़े एक अजीबो गरीब तरीके से रखा गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये दोनों तो मैच ही नहीं करते। इस्लामिक जो स्टेट सिस्टम है वो तो टोटली डिफरेंट है। डेमोक्रेसी जो है वो टोटली डिफरेंट है। बहरहाल जब आपने नाम ही बच्चे का गलत रख लिया तो फिर आगे चैलेंजेस आएंगे। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक बीइंग मुस्लिम कंट्री अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं। मतलब हमें तुर्की तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुर्की का एनवायरनमेंट क्या आप अपने मुल्क में डेवलप कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आपको आपके राइट लेफ्ट के जो सेटअप्स हैं वो डेवलप
करने ही नहीं देंगे। हम तो आज तक की तारीख में जो दहशतगर्दी है उससे ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने हमारे मुल्क का फेट एंड फ्यूचर क्या है। अगर आपने अपने मुल्क में इस्लामिक निज़ाम को लेकर आना है तो जनाब अली ले आइए ना, उसको प्रॉपर ले आइए। मतलब ना हम कौवा हैं ना हम हंस हैं, तो हमें उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है सर, इंस्टीट्यूट लेवल पे जिस तरह हायरिंग्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे आफ्टर बीए एफए लोग टीचर्स रख लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ज़्यादा केसेस मोस्टली ऑब्वियसली वो भी इतने मेच्योर नहीं होते, इसी वजह से ज़्यादा केसेस होते हैं स्कूल लेवल्स पे और कॉलेजेस लेवल पे। इसके लिए क्या मतलब आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी किसी किस्म की कि अब हम हायरिंग किस लेवल पे करेंगे और क्या चीज़ है, स्ट्रिक्टनेस उस चीज़ पे लागू कर दी होगी कि कुछ ना कुछ तो इस तरह इनिशिएटिव लिया होगा ना? देखिए, माहौल जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी इदारा है, भले वो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, भले वो हमारा प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल है, माहौल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। असल में जब तक इदारों के मालिकान खुद उस माहौल को डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस माहौल के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, उस माहौल के अंदर बैठ कर वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मेरे भाई या बहन की तरह है तो उसको कैसा माहौल चाहिए, तो जब तक वो माहौल नहीं दिया जाएगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल माहौल भी दिया जा रहा है, सरकार भी इस हवाले से कुछ सख्त हुई है। फीमेल्स के लिए जो है हेल्पलाइंस भी डेवलप हुई हैं, कंप्लेंट सेल्स भी डेवलप हुए हैं, इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, बेहतरी भी आ रही है। तो तालीमी इदारों के अपने भी चेक एंड बैलेंसेज हैं, जैसे हमारे अपने चेक एंड बैलेंसेज हैं। जैसे हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, कॉलेजेस में आ रही हैं, तो मोस्टली फीमेल टीचर्स उनको पढ़ाएं। और जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं किसी को हायर करने के लिए, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका करैक्टर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उस डिस्कशन के अंदर ये जांचना होता है कि ये किस करैक्टर का मालिक है या मालिका है, जो अगर हमारे सिस्टम में आती हैं या आता है तो इसको कैसे लेकर चलेगा। बट उसके सब के बावजूद अगर आपका माहौल और आपका चेक एंड बैलेंस और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका माहौल मुनासिब नहीं है तो उसमें बेस्ट बंदा भी आ जाएगा, वो उस माहौल में ढल जाएगा। तो माहौल को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज कर रहे हैं, उसको भी हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट इस तरीके से डेवलप किया जाए कि उसके अंदर कोई गुंजाइश ना रहे, और फिर जो SOPs हैं वो भी बेहतर तरीके से, और उसकी जो विजिलेंस है वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ताकि इस किस्म के जो मसाइल रोज़ हमें सुनने में मिलते हैं ख़बरों में, उनसे हम बच सकें। सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सर एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास थ्रू मैसेंजर और व्हाट्सएप उनसे मेरे मतलब बात हुई है, तो उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये कि उनका साल ज़ाया हो गया। उनका पूरा साल ज़ाया सिर्फ इसलिए हुआ है कि इंस्टीट्यूट्स ने उनको आगाह नहीं किया अकॉर्डिंग देयर डेट शीट्स, और शायद मे बी इंस्टीट्यूट्स के पास इतना स्टाफ ही नहीं था जो उनको बताता या करता। बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, कॉलेजेस नहीं जा रहे थे, इस वजह से अब जिन बच्चों के साल ज़ाया हो गए हैं और मतलब वो चाहते हैं कि साल ज़ाया ना हो, ऑब्वियसली वो सप्लीमेंट्री अब आगे तो वो जो चीज़ें चलेंगी वो उस तरह ही होगी, मगर अब वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वो गलती कहाँ से, मतलब गलती तो है मगर ये कि वो गलती किसकी है? देखें, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो गलती स्टूडेंट की है। क्योंकि बात यह है कि एक होता है कि कोर और एक होता है कि आप जनरल बात करते हैं। एक मेरा कोर है ना, मेरा कोर क्या है कि मेरी डेट शीट का क्या बन रहा है, मेरे एग्ज़ाम होने नहीं होने, कब होने, ये मेरा कोर है। नो डाउट एक इदारे के तौर पे भी आप उसको बरूज़िमा नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट किस पे हुआ? स्टूडेंट पे हुआ ना। तो स्टूडेंट का होशमंदी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ तो उस इदारे के अंदर अगर 100 बच्चे पढ़ते थे, उन 100 को ही नहीं इन्फॉर्म किया गया तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो जुल्म की इंतहा हो गई। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस खौफ से कि वालिदैन को कॉल ना जाए, सम टाइम नंबर ही कुछ ऐसे दे देते हैं जहाँ पे रब्ता नहीं हो पाता। सम टाइम हमारे मुल्क में आपको पता है पोस्टल का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा नहीं है, एड्रेसेस बहुत अच्छे नहीं है, ख़ास तौर पे जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारा बरूज़िमा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उस बच्चे का। तो उस बच्चे को मैं समझता हूँ कि
ज़िंदगी में उसके लिए लर्निंग है। हमेशा कोई कमी कोताही गलती हमें लर्निंग दे के जाती है। तो बड़ी ज़िंदगी बड़ी है। साल 6 महीने जब आपकी ज़िंदगी 70 80 साल 90 साल होती है तो साल 6 महीने उसमें कोई मैटर नहीं कर रहे होते। लेकिन उस गलती से अगर स्टूडेंट ने, उस गलती से अगर इदारे ने नहीं सीखा तो वो ज़्यादा बड़ा जुल्म किया। इदारा भी बरूज़िम्मा नहीं है, लेकिन जिसका कोर है उसका उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी राय है कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इसमें कल्परेट है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो नए मतलब हो सकता है कल को मैंने भी इंस्टीट्यूट बनाना हो तो फिर आप ये बताएं कि इंस्टीट्यूट बनाने के लिए सबसे बड़ी बेस जो आपके अपनी ज़ात की तजर्बा है उसके एंड से आप ये मुझे बताएं कि कोई भी इंस्टीट्यूट खड़ा करने से पहले सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी बेस क्या होती है? देखिए, सबसे बुनियादी जो आप बात कहते हैं ना, इसको बेस कहते हैं, वो पैशनेट होना। वो अगर आप में पैशन नहीं है, देखिए करना क्या क्या है, प्रोसेसेस क्या है, वो तो आज इतना इल्म है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो एक इंसान इतना बता ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तेज़ी से जगह घेरी है कि हम उससे उस एक कोर एरिया के अंदर विन नहीं कर सकते। प्रोसेसेस ये वो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन पैशन कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। पैशन मुझे अपने अंदर से लाना पड़ेगा, लव टू डू मुझे अपने अंदर से लाना पड़ेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मुझे अपने अंदर से लाना पड़ेगा, पर्पस ऑफ लाइफ मुझे अपने अंदर से लाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मैं उन टैंजिबल चीज़ों से ज़्यादा जो हमेशा अहमियत देता हूँ वो इनर सेल्फ की है। अगर आपका इनर सेल्फ ही राज़ी नहीं है, इनर सेल्फ ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप पैशनेट नहीं है उसको करने के लिए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बुनियाद जो है वो पैशन एंड लव टू डू है, विल टू डू है। यही फ़र्क क्रिएट कर देता है एक आम इंसान में और एक कामयाब इंसान में। पता आम इंसान को भी सारा कुछ होता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मेहनत करें, हरकत में बरकत है, फला 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 को 150 बातें जो हम बचपन से सुनते सुनते आज तक भी सुनते आ रहे हैं। फ़र्क इनमें जिनमें पैशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का वो डिफरेंस क्रिएट करें। तो आप सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं, आप कोई भी इदारा बनाने जा रहे हैं, आपका पैशन क्या है वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे भी इसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आप उससे चाहते क्या है। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आपने उस काम में इंसानियत को उसमें से निकाल दिया, इंसान को उसमें से निकाल दिया कि मैं इसके क्या इसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या क्या एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो इदारे की जो बुनियादें हैं वो कभी मजबूत नहीं होंगी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं। और वैसे तो जो टैंजिबल है वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट में आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो ये 2 3 ही है कि आप पैशन हो, आपका लव टू डू हो, विल टू डू हो, और आपका जो विजन है, आपकी जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर हो। सर थैंक यू वेरी मच। सर आपके साथ बैठ के ना मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मगर इस पे हम फिर कभी और कोई प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।